सभी को नमस्कार। एलएनएस की इस कड़ी में मैं मनोज कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? सर्जनात्मकता और रचनात्मकता में गहन चिंतन की भूमिका क्या है? गणितीय शिक्षण के माध्यम से गहन चिंतन का कौशल छात्रों में किस तरीके से विकसित किया जा सकता है? इन सभी चर्चाओं के लिए आज हमारे साथ हैं श्रीमती नीरा साध, जो कि डाइट दिलशाद गार्डन में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। मैडम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खासकर से जो भी टॉपिक हमारा है उसके बारे में एक भूमिका देने के लिए। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे डायरेक्टर सर एससीईआरटी का, एकेडमिक हेड सर का और पूरी एलएनएस की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने यह मंच प्रदान किया ताकि अपने कुछ अनुभव हम आपके साथ शेयर कर सकें। तो आशा करते हैं कि शायद यह चर्चा थोड़ा अच्छी मोड़ पर जाएगी। धन्यवाद सर। आज का जो हमारा चर्चा का बिंदु रहेगा, चर्चा का जो विषय रहेगा, वह है क्रिटिकल थिंकिंग एंड मैथमेटिक्स, गहन चिंतन और गणित। यह विषय कैसे हमारे लिए सार्थक है, इसकी सार्थकता कितनी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम शायद ये जान पाएंगे। तो हम खुद इसको एनालाइज करके देख पाएंगे कि जो ये टॉपिक है वो कितना रेलिवेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड मैथमेटिक्स, गहन चिंतन और गणित। आज के टॉपिक के जो चर्चा के कुछ मेन बिंदु रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्यों है, और सबसे जरूरी कि क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में टीचर का क्या भूमिका है। और उसके साथ साथ हम मैथमेटिक्स की कुछ कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ेंगे और यह जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे मैथमेटिकल कंसेप्ट और क्वेश्चंस के थ्रू डेवलप हो सकती है। तो आइए थोड़ा सी हम चर्चा करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। तो यदि हम देखें, इस सृष्टि की सबसे खूबसूरत रचना है मनुष्य। मनुष्य को अनमोल और खूबसूरत क्या बनाता है? वह बनाता है उसके सोचने और समझने की क्षमता। इस सोचने और समझने की क्षमता के कारण ही तमाम क्षेत्रों में इतना विकास हम देख पाते हैं। जितनी समाज, देश, संसार में उन्नति की गई है, यह व्यक्ति के सोचने और समझने की क्षमता का परिणाम ही तो है। लेकिन कभी-कभी यह भी तो हमको देखने को मिल जाता है, जो सोच इतनी उन्नति करके समाज को लेके गई है, देश को लेके गई है, कभी-कभी हमें दिखता है कि वो सोच बायस्ड हो गई है, कुछ जजमेंटल हो गई है। कहीं कुछ पर्टिकुलर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ग्रुप पर वो आधारित हो जाती है। कुछ अधूरी सूचनाओं पर वो निर्णय ले लिए जाते हैं। वो जजमेंट कर दी जाती है, जजमेंटल भी हो जाती है कभी-कभी वो सोच। हम अपने आस-पास देख पाते हैं, कुछ झलक मिल जाती है हमें अपने चारों तरफ। तो एक ऐसी सोच जो, और एक ऐसी समझ जो व्यक्ति को, जो पूरे समाज को, देश को, संसार को इतनी उन्नति की तरफ लेके आ पाई। यदि वहीं पर हम देखें तो यदि उस सोच में जजमेंटल है, बायसिंग है या फिर कुछ अधूरापन है, तो क्या फिर हमारा समाज किधर जाएगा? हम ये सोच सकते हैं। शायद अगर जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से कुछ शब्दों को कहा गया है। जहाँ पर बात करी गई है, एक डेमोक्रेटिक लिबरल कंट्री की बात वहाँ पर करी गई है, जस्टिस की बात करी गई है, फ्रेटर्निटी की बात करी गई है, इक्वालिटी की बात करी गई है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी मूल भावना में इतने खूबसूरत शब्दों का समावेश सिर्फ और सिर्फ शब्दों के लिए नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये चाहना है कि नागरिक एक ऐसा बन पाए जिसमें जस्टिस हो, इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, डेमोक्रेटिक हो। कैसे होगा ये सब कुछ? क्या एक बायस्ड सोच से होगा? क्या जजमेंटल सोच से ऐसा समाज हम बना पाएंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है? शायद आंसर हमारे पास खुद है। तो फिर यदि हम चाहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, ऐसा नागरिक तैयार हो, एक ऐसा समाज तैयार हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि देश की हम बात करें तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के आधार पर सब कुछ चलता है। तो कैसी सोच चाहिए? हमें एक ऐसी सोच चाहिए जिसमें क्वालिटी हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ अ सोसाइटी, क्वालिटी ऑफ अ कंट्री डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ थॉट्स।
क्वालिटी ऑफ थॉट की हम बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ थॉट आएंगे कहाँ से? ये गुणात्मकता आएगी कहाँ से? ये गुणात्मक थिंकिंग की थॉट्स की बात हम करें तो इक्वालिटी थॉट क्रिटिकल थिंकिंग से आएंगे। कैसे आएंगे? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम देखते जाएंगे। तो यदि हम चाहते हैं कि समाज में क्वालिटी रहे, हमारी ज़िंदगी में क्वालिटी रहे, तो हमें क्वालिटी ऑफ थॉट चाहिए और उसके लिए आवश्यकता है हमको क्रिटिकल थिंकिंग की। तो सबसे पहले जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनके सामने एक आधार थोड़ा-सा बनाने की कोशिश करूँगी कि क्रिटिकल थिंकिंग हमने नाम सुना है, गहन चिंतन का नाम सुना है बहुत ज़्यादा, कि वास्तव में ये है क्या? बहुत थोड़े से हम समय में इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अभी जैसे हमने कहा कि यदि हमें एक अच्छे समाज का आधार कर देना है, तो हमारी सोच क्वालिटी वाली होनी चाहिए, हमारी सोच में क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या? क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? तो सबसे पहले एक थोड़ा-सा हम देख लें कि क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कुछ जो मिसकंसेप्शन है, वो कौन-सी हैं? बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ करना है, किसी की आलोचना करना है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है आर्गुमेंट करते रहना है, आर्गुमेंट पे लगे रहना है। लेकिन क्या सिर्फ़ कुछ आर्गुमेंट सिर्फ़ उसको विन करने के लिए हम वो आर्गुमेंट कर रहे हैं, कुछ लॉजिक है हमारे पास? तो ये हमको समझना ज़रूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग का सीधा-सीधा अर्थ आलोचना करना नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ जजमेंटल होना नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ बायस होना नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग पर्टिकुलर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ग्रुप पर आधारित नहीं होती है। सबसे पहले हमको ये क्लियर करना है। फिर क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? तो यदि हम बात करें तो क्रिटिकल थिंकिंग अगर जो हमको क्लियर है कि सिर्फ आर्ग्यूमेंट करना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, तो अब हम देख पा रहे हैं अपनी स्लाइड पर कि क्रिटिकल थिंकिंग इज द एबिलिटी टू रीच साउंड कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, लॉजिकल रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन एक्सेट्रा। तो फिर क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर तो जो आपके सामने इश्यू, समस्या, जो भी चीज़ आपके सामने आती है, आप उसको ऑब्जर्व करते हो अच्छे से उसको देखते हो, अपनी सेंसेस का यूज़ करके उसका मीनिंग भी निकालते हो। जो इन्फॉर्मेशन अब आपके पास आ गई, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं, उनको आप एनालाइज़ करके देखते हैं, कौन-सी इन्फॉर्मेशन ठीक है, कौन-सी ठीक नहीं है, कौन-सी रेलेवेंट यहाँ पर रहेगी, आपस में उनका क्या रिलेशन है। लॉजिकल रीज़निंग का आप यूज़ करते हो, आपके पास तर्क होते हैं। और यदि आप तर्क होते हैं तो सॉलिड प्रूफ के साथ आप होते हो कि यदि ये बात कही जा रही है तो इसलिए कही जा रही है, यदि ये निर्णय लिया गया है तो इसलिए लिया गया है। और जो वो हम इसलिए की बात करते हैं, जब वो इसलिए हमारा बहुत ही तर्कपूर्ण होता है, वो जजमेंटल नहीं होता है। उसके बाद हम निष्कर्षों की तरफ पहुँचते हैं, उसके बाद ही जाके हम कंक्लूज़न करते हैं। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला कि सिर्फ़ कुछ तथ्यों पर ही जजमेंट ले लेना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग तो देखिए कितने बड़े प्रोसेस से गुज़र रही है। उसके अंदर आप चीज़ें को देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन खूब सारी आ रही है, उनको एनालाइज़ कर रहे हो, तर्कों के आधार पर उसको जाँच रहे हो। तो यहाँ जानने के बाद जाँचने की बात है, उनको वेरीफ़ाई करने की बात है, तब क्रिटिकल थिंकिंग है। तो शायद एक छोटी-सी मिसकंसेप्शन जो यहाँ पर बन जाती है कि आलोचना सिर्फ़ आर्गुमेंट या छोटी-सी हमारे सामने कोई बात हुई और हमने मान लिया कि हाँ, ऐसा ही होता है। क्या हमने उसको जाँचा? वो बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप थोड़ा आधार बना पा रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर कौन-सा प्रोसेस है, तो फिर हम अब आगे चल के देख सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को लाइफ़ स्किल कहा गया है। जीवन जीने के कौशल इसको कहा गया है, जो मेरी डेली लाइफ़ के लिए ज़रूरी हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को कहा गया है, इसमें एनालाइज़ किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है थिंकिंग का क्यों कर रहे हैं? सोच को एनालाइज़ और इवैल्यूएट क्यों कर रहे हैं? उसको इम्प्रूव करने के लिए। बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही सुंदर बात करी गई है। क्रिटिकल थिंकिंग में व्यक्ति अपनी थिंकिंग का खुद की बात हो रही है यहाँ पर, अपनी थिंकिंग को एनालाइज़, इवैल्यूएट उसका मूल्यांकन करके वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तभी तो बहुत खूबसूरती से क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कहा गया है, इट इज़ सेल्फ डायरेक्टेड, इट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन्ड, इट इज़ सेल्फ मॉनिटर्ड, इट इज़ सेल्फ करेक्टिव थिंकिंग। इसमें व्यक्ति यह स्व-निर्देशित होती है, स्व-नियंत्रित होती है, खुद स्व इसके अंदर खुद मॉनिटर होता रहता है व्यक्ति की थिंकिंग का और सेल्फ करेक्टिव खुद करेक्ट होती रहती है। तो यहाँ पे तो अपनी थिंकिंग की बात कर रहे हैं कि मैं जो सोच रही हूँ, अगर मैं उस सोच पर नज़र बनाए रखूँ कि मेरी सोच किस डायरेक्शन में जा रही है, कहीं मेरी सोच बायस तो नहीं हो गई, कहीं अधूरी इन्फॉर्मेशन पर आधारित तो नहीं हो गई। तभी कहा गया है क्रिटिकल थिंकिंग इज़ थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। अपनी सोच के बारे में सोचना ही क्रिटिकल थिंकिंग है। क्यों सोचना? उसको इम्प्रूव करने के लिए।
कैसे इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करके उसको अपग्रेड करना है, अपग्रेड करके जिससे कि हमारी जो कमज़ोर अगर जो थिंकिंग दिख रही है, कहीं उस थिंकिंग में हमको कमी दिख रही है, उससे हम स्ट्रॉन्ग थिंकिंग बना सकें और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर थिंकिंग बना सकें। और सच में जिसकी बात करी गई है, जो सोचने और समझने की क्षमता की बात करी गई थी मनुष्य की, शायद ये वही तो थिंकिंग है। यहीं पर तो हम जस्टिस की इसी थिंकिंग के थ्रू तो हम जस्टिस और न्याय की बात कर सकते हैं। शायद हम ये भी मान के चल सकते हैं, तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इतना कुछ बड़ा लिख दिया जो संभव नहीं हो पा रहा है? देश के लिए ही तो है वो। तो यहाँ पर एक आधार हम देख पा रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली सूचनाओं को जानना, जाँचना, उनको कसौटी पर परखना, तब कहीं जाकर निष्कर्षों पर पहुँचना हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है। इसमें व्यक्ति अपनी थिंकिंग पर नज़र बनाए रखता है और उसको हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में इम्प्रूव करने की डायरेक्शन में लगा रहता है। तभी यहाँ पर बोला है परसिस्टेंट एफर्ट्स आर नेसेसरी फॉर इट। किसी 1 या 2 दिन में थिंकिंग नहीं आती, मैंने आज ऐसा सोच लिया। आपको लगातार एफर्ट करने पड़ते हैं। कैसे एफर्ट करने पड़ते हैं? जैसे आप अपने आप को फिज़िकली फिट करने के लिए रोज़ योगा, मेडिटेशन सब करते हैं, तमाम एक्सरसाइज़ करते हैं। सेम ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग को बनाए रखने के लिए रोज़, हर समय आपको अपनी सोच पर निगाह बना के रखनी पड़ेगी। वो कहाँ जा रही है? वो इफ़ेक्टेड तो नहीं हो गई कहीं? तो यदि हम चाहते हैं कि ऐसी थिंकिंग हम लोगों की बने और एक समाज हमको ऐसा मिल पाए, तो बहुत ज़रूरी है कि हम परसिस्टेंट एफर्ट लगातार हम कोशिश करते रहें। तो अभी हम देख पाए हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। अभी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में हमने जाना, क्योंकि एकदम से हम अगर जो बात अपने सब्जेक्ट को लेके करेंगे, तो कम से कम जो भी सुनने वाले हैं, हमारे डीएलएड ट्रेनीज़ भी हैं, हमारे बीएड के ट्रेनीज़ भी हैं, हमारे टीचर्स भी हैं, तो काफ़ी हद तक तो वो जानते हैं। लेकिन थोड़ा-सा वही एक नॉलेज थोड़ी-सी आपकी क्या अपडेट करने के लिए या शायद भूल चुके होते हैं, उसके लिए एक आधार प्रदान करने की कोशिश करी गई है। उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे सब्जेक्ट, कैसे हमारे टीचर की भूमिका रहती है। तो सबसे पहले हम ये तो जान लें कि क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूरी है या सिर्फ़ बड़ी-बड़ी बातें बनाने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग की बात करी गई है? कौन से एरिया हैं क्रिटिकल थिंकिंग के जो हमें लगता है कि वहाँ ज़रूरी है? तो सबसे पहले ही यहाँ पर बात करी गई है, क्रिटिकल थिंकिंग इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ़। पूरी ज़िंदगी में कोई भी आप एरिया ले लो, आप किसी भी लेवल पर मनुष्य को ले लो, आम पब्लिक को ले लो, क्रिटिकल थिंकिंग संसार के हर क्षेत्र में ज़रूरी है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग लगता है कि पर्टिकुलर रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन, साइंस और या कुछ बड़े-बड़े जो हमारे साइंटिफिक डिस्कवरीज़ होती रहती हैं, उनके लिए है। नहीं, सबके लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? सबकी लाइफ़ में प्रॉब्लम आती है, सबको डिसीज़न लेने पड़ते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा तो नहीं साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस को ही डिसीज़न लेने पड़ते हैं, उनको ही बड़े काम करने पड़ते हैं। ज़िंदगी के हर मोड़ पर प्रॉब्लम आती है, हमको डिसीज़न लेने पड़ते हैं। तो यदि हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी है और वो डिसीज़न लिया है क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू, उसका यूज़ करके, तो हम देखेंगे कि हमारे लिए गए निर्णय और हमने जो समाधान किया है, वो बहुत बेटर है, वो सही है। क्यों? क्योंकि मैंने सारी सूचनाएँ ऐसे ही नहीं ली हैं, मैंने सब तथ्यों को अच्छे से जाना है, परखा है, जाँचा है, देखा है पूरा भली-भाँति से, तब जाके मैंने उस निर्णय को लिया है, तब जाके मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करी है। कुछ बातों के हिसाब से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है, तो तभी हम आगे बोल सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प पर्सन टू बिकम बेटर डिसीजन मेकर। एक अच्छा निर्णय लेने वाला बनाते हैं। क्यों? अच्छा निर्णय लेने वाले का मतलब ये है कि अब आपका डिसीजन बेटर होगा, क्योंकि अब आपने सारे तथ्यों को अच्छे से जाना भी है, जाँचा भी है, परखा भी है। तो ऑब्वियसली जब ऐसे डिसीजन लिए जाएँगे तो बेटर होंगे ही। और यदि हम बात को फिर इंटर रिलेट करें, तो इट हेल्प्स इन लिविंग मीनिंगफुल एंड हैप्पी लाइफ। मीनिंगफुल अर्थपूर्ण जीवन और खुशहाल जीवन जीने के लिए यह ज़रूरी है। ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये बात पक्का है कि जो व्यक्ति क्रिटिकल थिंकिंग से गुज़रता है, उसको अपने जीवन के उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होते हैं। उसको पता होता है कि वो लाइफ़ में कुछ काम कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है। उसको अपने छोटे से बड़े हर काम के पीछे उसको पता है कि वो ऐसा अगर जो वो इस तरीके की डाइट ले रहा है, तो वो ये डाइट ले रहा है। उसको नेट पर क्या सब कुछ पता है। उसके जीवन के उद्देश्य क्लियर हैं। तो और जब उसको पता भी है कि अगर जो कोई भी उसके सामने समस्या आती है, तो वो उसको अच्छे से सॉल्व कर सकता है, क्योंकि उसे आदत है क्रिटिकल थिंकिंग करने की। तो जब व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य क्लियर हैं, जब व्यक्ति के सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो समाधान के साथ है, वो प्रॉब्लम के साथ नहीं है, वो समाधान के साथ। और कैसा समाधान? जो क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस है, जो जाना, जाँचा और परखा हुआ है। तो
फिर क्या होगा, लाइफ तो खुशहाल होगी ही, क्योंकि कहा भी तो गया है समाधान बराबर सुख। अगर मैं समाधानित होऊंगा या होंगी तो सुख आएगा ही आएगा। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी तो सुख कहाँ से आएगा? तो अगर हम तीन बातों की चर्चा करें तो देख के निकल के आ रही है सीधी बात, हर व्यक्ति के लिए, सबके लिए जरूरी है, जिंदगी में अच्छे डिसीजन लेने के लिए जरूरी है, मीनिंगफुल लाइफ के लिए जरूरी है। और फिर जो सबसे स्टार्टिंग में ही हमने बात करी थी, इट इज द फाउंडेशन ऑफ हेल्दी लिबरल एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन में चाहना है, जो चाहना एक स्वस्थ समाज बनाने की है, जहां पर हर व्यक्ति की सोच की अगर जो बात करें तो वो सोच उनकी कैसी हो, वो सोच उनकी क्वालिटी वाली हो, क्रिटिकल थिंकिंग वाली हो। इसके साथ साथ इन द एरा ऑफ नॉलेज एक्सप्लोजन, आजकल चारों तरफ से ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही है नेट से, टीवी में आप खोलो, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। और यदि हम इस पेंडेमिक पीरियड की बात करें तो जब ये स्टार्ट हुआ था पीरियड, तो हम देख पाते थे कि हमारे व्हाट्सएप पर बहुत मैसेजेस, बहुत इन्फॉर्मेशन ऐसी आती थी जिससे डर लगता था। ऐसा लगता था कि शायद हम जी भी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा उसमें फेक भी होती थी। और काफ़ी अच्छे ग्रुप मुझको देखने को मिलते थे कि उसमें वो जाँच करते थे और फिर वो देते भी थे कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन गलत है। तो अगर जो हमको अपनी जो भी नॉलेज आ रही है उसको फ़िल्टर करना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा उस नॉलेज को जाँचें और परखें। इसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे कि सर ने बहुत स्टार्टिंग में बताया था जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे मनोज सर, उन्होंने कहा कि हमें ये पता लगेगा क्रिटिकल थिंकिंग कैसे प्रमोट कर रही है क्रिएटिविटी को। तो यहाँ पर देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग का तो बाय प्रोडक्ट क्रिएटिविटी है। शायद कहीं पर मुझे एक चर्चा याद आ रही है, वहां पर यह भी कहा गया था कि क्रिटिकल थिंकिंग में तो ऐसा लगता है सिर्फ क्वेश्चन पूछना या आर्ग्यूमेंट करना नहीं। हम देखें ना, क्रिटिकल थिंकिंग को अगर जो हमने थोड़ा सा जाना है तो क्रिटिकल थिंकिंग में तो इंफॉर्मेशन के को अच्छे से देखा जाता है। उस प्रॉब्लम समस्या के सारे एस्पेक्ट आप देखते हो, हर पहलू उसका देखते हो। तो यदि हम किसी भी समस्या, टॉपिक, इशू को हर पहलू से देखेंगे, लॉजिकली हम चलेंगे और फिर हम रीजन आउट निकाल के इंटरप्रिटेशन की ओर बढ़ेंगे, तो ये बात 100% श्योर है कि जब उनके अलग-अलग पक्षों को हम देख रहे हैं, तो कोई नया पक्ष ज़रूर हमको मिलेगा। वो नया पक्ष हमको ज़रूर मिलेगा और वो नया पक्ष ही तो क्रिएटिविटी है। अगर जो हम जितने भी हम इन्वेंशन देख लें, डिस्कवरीज़ देख लें, साइंटिस्ट को देख लें, वो किसी एक काम पे जुटे रहते हैं, कई साल जुटे रहते हैं। जुटे रहने का मतलब क्या? वो उसमें डूब जाते हैं, वो उसको गहनता के साथ अध्ययन करते हैं उस चीज़ का। जब गहनता के साथ अध्ययन करके सारे पक्षों को वो टटोल के, सब देख के, अच्छे से तर्कों के द्वारा आते हैं, तभी फिर एक नई चीज़ हमारे सामने उपस्थित होती है और वही तो सृजनात्मकता कहलाती है। कुछ नया सोचना, कुछ नया करना, वही तो क्रिटिकल थिंकिंग तो बेस है क्रिएटिविटी का। इट इज़ द बाय प्रोडक्ट। क्रिएटिविटी बाय प्रोडक्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट हमको मिल रही है। तो ये नहीं कि हम एक पर्टिकुलर क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तभी क्रिएटिविटी हमारी आ पाएगी। इनसाइट जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक क्रिएटिविटी का हम एक स्टेप बहुत अच्छे से जानते हैं, इनसाइट होना। इनसाइट कैसे आएगी? जब सारे पक्षों पहलुओं को आप समझेंगे, जानेंगे। और एक बहुत अच्छी बात है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग इज रिक्वायर्ड एट वर्क प्लेसेस। यदि हम चाहते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनी है वो ऑब्जेक्टिव उसके फुलफिल हो, तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की थिंकिंग का क्रिटिकल होना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर हम चाहते हैं कि जो भी निर्णय लिया जाए, वो निर्णय जाँचा, जाना, जाँचा और परखा होना चाहिए, तब वो निर्णय लिया जाए, तब भी वो ऑर्गेनाइज़ेशन फ्लोरिश कर पाएगी, तभी वो ऊँची उठ पाएगी। देन अगर जो हम अपने लर्नर की बात करें, लर्नर तो हम सभी हैं, सभी अपने जीवन में सीखते रहते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग का एक सीखने वाले के लिए क्या महत्वता है? यदि हम देखें, तो शायद एक जो कोशिश की जा रही है कि हम थोड़ा-सा समझ पा रहे हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग में आप सूचनाओं को, जो भी पक्ष हैं, उनको अच्छे से, मैं बार-बार इसको इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि हम एक आधार थोड़ा-सा सॉलिड बना पाएँ, उसके अंदर हम एनालाइज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हम लॉजिकल देख रहे हैं सब कुछ, तब हम कन्क्लूज़न की ओर पहुँच रहे हैं। यदि हमारा लर्नर जब वो पढ़ रहा है, जब वो कुछ सीख रहा है, तब वो गहनता के साथ यदि उसको अध्ययन करेगा, चाहे वो कोई टॉपिक, सब्जेक्ट कुछ भी हो, जब वो अपनी गहनता को उसके अंदर डालेगा, जब वो उसके सारे पक्षों को समझेगा और वो समझेगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, ऐसा ही क्यों होता है, तब कहीं जाके हम ये देखेंगे कि जब मुझे किसी सब्जेक्ट का पूर्ण एक तरीके से बोल रखा है कि मैंने उसकी सारी नॉलेज को बहुत अच्छे से देखा, जाना है, परखा है,
तो एकेडमिक परफॉर्मेंस तो अगेन बाय डिफॉल्ट है। तो हम तो क्या है, हम तो एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक चीज को पढ़ रहे हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा लर्नर में, क्योंकि अब उसको पता है, अब उसको उस चीज के बारे में सब कुछ पता है, जिस भी इशू की बात करी जा रही है, जिस भी सब्जेक्ट की बात करी जा रही है। तो अगेन कॉन्फिडेंस और एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बाय डिफॉल्ट आ रही है, यदि हमारा लर्नर क्रिटिकल थिंकर है तो। अब वो स्मार्ट काम करेगा, अब वो हार्ड काम नहीं करेगा, लगा नहीं रहेगा, उसको पता है कि कैसे स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। तभी तो आगे इस यहाँ पर कहा गया है, इट हेल्प्स लर्नर टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट, सेल्फ डायरेक्टेड, एंड सो दैट दे कैन टेक ओनरशिप ऑफ देयर एजुकेशन। देखिए, काम तो यहीं पर खत्म हो जाएगा, यदि हमारे लर्नर अब इंडिपेंडेंट बन जाएं, आत्मनिर्भर बन जाएं। यही तो एजुकेशन कौन सा चाहती है कि हर समय टीचर ही उसको स्पून फीडिंग कराता रहे, कोई नहीं चाहता। यदि हमारे लर्नर सेल्फ डायरेक्टेड, स्वनिर्देशित हो जाएं, उन्हें कहना नहीं पड़ेगा। कब कहना नहीं पड़ेगा? वो ओन कर पाए अपनी कि ये मेरी एजुकेशन है, ये शिक्षा मेरी है, मेरे लिए है। कब कब बात आएगी? जब उसको पता होगा कि वो पढ़ क्यों रहा है, जब उसको रियलिटी में सेंस होगा कि ये एजुकेशन जो मैं ले रहा हूँ इसका लक्ष्य क्या है, क्या मेरी जिंदगी में बहुत ही परिवर्तन इसके थ्रू आएगा या नहीं आएगा। जब तक बच्चे को एजुकेशन का, सब्जेक्ट का, किसी भी चीज का पर्पस क्लियर नहीं होगा, तब तक वो अपनी एजुकेशन को ओन नहीं करेगा। मेरी एजुकेशन मेरे लिए, मुझे देखना है इसे, अपने स्टाइल से मैं इसको देखूंगा, क्योंकि अब उसके सामने उस एजुकेशन के उद्देश्य क्लियर हैं। कर लेगा वो, यही तो शिक्षा चाहती है। यही तो हर जगह तमाम जितनी पॉलिसीज हैं वो भी तो यही कह रही हैं कि मोर इंडिपेंडेंट और सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर बनाने हैं हमें। ऐसे लर्नर नहीं बनाने जो पीछे पीछे घूमते रहें कि इसका क्या सोल्यूशन होगा, या जो स्पून फीडिंग करते रहें। तो ये आएगा जब हम गहनता के साथ किसी चीज का अध्ययन करेंगे। ये तो बात डेफिनेटली है कि गहनता के साथ अभी किसी चीज का आप अध्ययन करोगे तो आपको उसके कई खूबसूरत वो पहलू भी मिलेंगे जो शायद आपको पता ही नहीं थे और शायद समाज को भी नहीं पता थे। तो ये आधार है कि अगर जो मैं अपने बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाह रही हूँ, अपने लर्नर में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाह रही हूँ, और सबसे बड़ी बात कि अपने में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाह रही हूँ, तो फिर क्या जरूरत है। पर कंक्लूड कर हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग हर एक व्यक्ति के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग हर एक क्षेत्र के लिए जरूरी है, यदि हम चाहते हैं कि सब कुछ खुशहाल रहे, सब कुछ अच्छा रहे। कम से कम मैं तो समाधानित हूँ। मुझे तो बहुत ज्यादा, ठीक है, परिस्थितियां आती हैं, बहुत परिस्थितियां आती हैं जहां पर थोड़ा सा हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, लेकिन क्या, मैं तो मुझे पता है कि उस सिचुएशन के साथ भी कैसे टैकल करना है। मैं टैकल कर लूंगी या कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं देख पा रहा हूँ उस सिचुएशन को भी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो क्या अब हमको लगता है कि क्रिटिकल थिंकिंग एक विशेष प्रकार के वर्ग के लिए आवश्यक है, या क्रिटिकल थिंकिंग सबके लिए आवश्यक है? सबके लिए, जो भी जिंदगी में अच्छे निर्णय लेना चाहता है, जो भी अपनी जिंदगी को समाधानित करना चाहता है। तो अभी हमने देखा क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्यों है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या नहीं है, हमने ये भी जानने की कोशिश करी, जो अगेन बार बार मिसकंसेप्शन बनी हुई रहती है, आलोचना करना, आर्ग्यूमेंट करना। तो अब मुझे लगता है कि क्रिटिकल थिंकिंग का थोड़ा सा आप लोगों को कहीं ना कहीं पता चला होगा। बहुत ज़्यादा तो मैं यहाँ पर डिटेलिंग की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक आधार बनाने के लिए जिससे हम अपने सब्जेक्ट को जोड़ सकें, तो पहले जानना भी तो ज़रूरी है कि ये है क्या, ये क्यों है। तो अब हम अगर जो आगे की ओर चलें, तो यहाँ पर अब हमें पता चल गया कि क्रिटिकल थिंकिंग आवश्यक है। यदि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर जो भी, जैसे भी नागरिक और समाज की बात करी गई है, उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग आवश्यक है, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग आएगी कहाँ से? कैसे बनेंगे हमारे क्रिटिकल थिंकर? कैसे स्मार्ट वर्क करेंगे हम लोग? तो यदि क्रिटिकल थिंकिंग आए, हम चाहते हैं आए, क्रिटिकल थिंकिंग व्यक्ति के जो सब इंटीग्रल पार्ट है, यदि हम चाहते हैं वो उसकी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरती के साथ अपना कार्य करे, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग एजुकेशन से आएगी। क्रिटिकल थिंकर एजुकेशन बनाएगी। सबसे बड़ा काम है एजुकेशन का ये। क्यों? क्योंकि अगर जो हम देखें तो एजुकेशन तो अगेन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जिस प्रकार की बातें की जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पूरी कैसे होंगी? शिक्षा के द्वारा। क्रिटिकल थिंकिंग आएगी कहाँ से? शिक्षा से। क्रिटिकल थिंकर बनेंगे कैसे? शिक्षा से। तभी तो शायद हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन में कहा गया है, एनसीएफ में कहा गया है, खूब सारे एम हैं, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल की बात एम्स ऑफ एजुकेशन में की गई है। डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स काफी सारी हैं, जिसमें से अगेन देखिए, जैसे हमने क्रिटिकल थिंकिंग में स्टार्टिंग में चर्चा करी थी, ये जीवन जीने के कौशल हैं।
कौशल क्या हैं जो मेरी ज़िंदगी को अच्छा बना रहे हैं? तो उसी में से डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल में से डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग की यहाँ बात करी गई है। एक तरीके से डेवलपमेंट ऑफ अगेन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अगर जो हम देखें तो शायद बाकी जो हमारी लाइफ स्किल है इससे जुड़ी हुई हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सेल्फ मैनेजमेंट है। खुद की मैनेजमेंट कब करेगा आदमी? जब वो शांत रह के कोई डिसीजन ले पाएगा ना, या हड़बड़ी में करेगा। अच्छा कम्युनिकेशन कब करेगा? दूसरे को कब जानेगा? जब दूसरे को सुनेगा, जब दूसरे को लेके सेंसिटाइज्ड होगा वो। लेके आ रहा है क्रिटिकल थिंकिंग, तो शायद इन सब का बेस है। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेगा? जब उसे पता ही नहीं कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द बेस ऑफ ऑल लाइफ स्किल, ये हम शायद देख सकते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एक हमारा एम ऑफ एजुकेशन है। अभी हमने देखा कि अगर जो क्रिटिकल थिंकिंग है तो ये तो आधार प्रदान कर रही है क्रिएटिविटी को, आधार प्रदान कर रही है, और बहुत अच्छे से हम क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं तो बाय प्रोडक्ट के रूप में क्रिएटिविटी आ रही है। उसके साथ साथ देखिए एक और बहुत खूबसूरत एम्स ऑफ एजुकेशन में है डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन। हम चाहते हैं कि शिक्षा के द्वारा ऐसे बालक का निर्माण हो जिसके जो विचार जो इंडिपेंडेंट थॉट कर सके, जो विचार कर सके, खुद वो एक्शन ले सके, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। अब उसे डिसीजन के लिए इधर-उधर मुँह ताकना ना पड़े। वो ये है एम ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्रिटिकल थिंकिंग एक हमको कोरिलेशन बनाने की बहुत आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि जस्टिस चाहिए, लिबर्टी चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए। कहाँ से आएगी? एजुकेशन से। एजुकेशन में कहाँ? एजुकेशन के एम्स के अंदर वो दिख रहा है। एजुकेशन के एम में क्यों लाइफ स्किल डाली? एजुकेशन के एम में क्यों हमने इंडिपेंडेंसी ऑफ थॉट, एक्शन और डिसीजन की बात करी? क्योंकि हम अपने जो भावी नागरिक हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि वो इस तरीके का नागरिक तैयार हो, जो गहनता के साथ सोच सके, निर्णय ले सके और चीज़ों का समाधान कर सके। यदि हम बात करें तो किसी भी चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस थिंकिंग ही तो होता है। वो थिंकिंग ही मेरी डिस्टॉर्टेड होगी, तो फिर सारा सब कुछ डिस्टॉर्टेड होगा ही होगा। तो एक मुख्य एम हम यहाँ बात कर सकते हैं, 3 एम हमने देखे हैं, एम ऑफ एजुकेशन। अब ये एम ऑफ एजुकेशन की जो हमने बात करी है, ये पूरे कैसे होंगे? एम ऑफ एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो एक एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ब्रॉड है। बहुत सारे तत्व उसके अंदर आते हैं, बहुत कड़ियाँ आती हैं उसके अंदर, काफ़ी लिंक हैं, उसी में से एक महत्वपूर्ण कड़ी है शिक्षक, टीचर। टीचर का बहुत बड़ा दायित्व है। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अगेन जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे डीएलएड के ट्रेनीज़ हैं, बीएड के ट्रेनीज़ हैं, टीचर एजुकेटर हैं, तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि एक टीचर के लिए कैसे क्या भूमिका है एक शिक्षक की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, क्योंकि शिक्षा के एम पूरे कौन करेगा? पूरा शिक्षा तंत्र की मुख्य कड़ी क्या है? शिक्षक। अब शिक्षक कैसे क्रिटिकल थिंकिंग लाएगा? क्या वो रोल प्ले करेगा? तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हम अगर जो देख पा रहे हैं, रोल ऑफ टीचर्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में टीचर की क्या भूमिका है? तो यहाँ पर कुछ बातें हम बहुत ही सामान्य रूप से करेंगे, जो शायद एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में, और कुछ बातें यहाँ पर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी करेंगे कि कैसे हमको एक सब्जेक्ट पर काम करते हुए क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। तो जो अब एक आधार हमारे पास आ चुका है, क्रिटिकल थिंकिंग क्यों, क्रिटिकल थिंकिंग क्या, क्रिटिकल थिंकिंग क्या नहीं, ये भी हमें पता चल गया है अब शायद। तो सबसे पहले टू एस्टेब्लिश कनेक्ट विद द लर्नर, ये सबसे पहला काम है। जब तक बच्चा हमसे नहीं जुड़ेगा, जब तक बच्चा मुझे स्वीकार नहीं करेगा, तब तक शायद जो भी मैं बच्चे को काम कराऊँगी या कराऊँगा, तो शायद वो बहुत हद तक फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले स्वीकार्यता ज़रूरी है। बच्चा स्वीकार करे, बच्चा कनेक्ट करे। बच्चा कनेक्ट कर जाएगा तो वो आपकी बात मान ही लेगा, ये बात पक्का है। तो काफ़ी तरीके हैं, आत्मीयता के साथ, फ्रेंडली नेचर के साथ बच्चे से बात करें। तो मुझे जो थोड़ा-सा समझ आता है कि जब हम क्लास में आएँ, तो क्लास में हम थोड़ा-सा समय 2, 4, 5 मिनट बात कर सकते हैं ना? ज़्यादा तो नहीं है ना? 2, 4, 5 मिनट। लेकिन शायद कहा जाता है, अगर जो फिर अगेन मैंने बोला सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैथमेटिक्स को लेके इतना कोर्स होता है, 5-5 मिनट कम पड़ जाते हैं, तो 5 मिनट क्या हम बच्चे से बात करेंगे? तो ठीक है, यदि आपने बिना कनेक्ट बनाए अपने टॉपिक को बच्चे के सामने रख दिया, तो क्या वो फ्रूटफुल रहा? क्या वो बच्चे तक गया? बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम बच्चे को के साथ जुड़ें, बच्चा हमारे साथ जुड़े, फिर तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मज़ा ही आएगा।
अब बच्चे को अलग नहीं लगेगा कि ये कोई पढ़ाने वाला आया है, उसे अपना एक और ये बात बिल्कुल सही है कि जब बच्चा कहीं न कहीं उस टीचर में ऐसा समझता है कि हाँ, इससे तो मैं खुल के बात कर सकता हूँ या मेरे अंदर कोई समस्या आ रही है, मैं पूछ सकता हूँ। और वैसे भी देखा जाए तो मैथ्स के टीचर की तो एक ऐसी छवि बन ही जाती है ना कि बड़े डर लगता है इनसे तो, एकदम बिल्कुल चुप रहने वाले, है ना? ऐसा हो जाता है कभी-कभी। तो कनेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी तो सब्जेक्ट पढ़ने का मज़ा आएगा। इसके साथ-साथ बहुत ज़रूरी है क्रिटिकल थिंकिंग की। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत की सबसे पहले टीचर को ज्ञान होना कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या? जैसे अभी हमने बिल्कुल थोड़ा-सा आधार बनाया 10, 15, 20 मिनट के अंदर कि क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर बेसिकली आप गहनता के साथ सब पक्षों को जानने की कोशिश करते हो, जाँचने की कोशिश करते हो, वेरीफ़ाई करने की कोशिश करते हो। तो एक टीचर को अगर जो वो देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्रिटिकल थिंकिंग कैसे यूज़ कर पाएगा जबकि उसको पता हो कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या? क्रिटिकल थिंकिंग में गहनता में आपको उतरना है, डीप में आपको उतरना है, कैसे उतरना है वो उसको पता होना चाहिए। इसमें हमारे अगर जो डीएलएड ट्रेनीज़ की हम बात करें या टीचर्स की बात करें, तो हमारे इन सर्विस और प्री सर्विस कोर्स में अगर जो उनके जो भी कंटेंट है, कंटेंट के एक इंटीग्रल पार्ट इंटीग्रेट करके उनसे चर्चा की जाती है यहाँ पर की जा सकती है चर्चा। सेम ऐसे इन सर्विस प्रोग्राम में भी ऐसी चर्चा की जा सकती है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है और कैसे हम बच्चे में बिल्कुल अपने सब्जेक्ट के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। चलिए नॉलेज भी हो गई, पता चल गया मुझको क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, मुझे उसकी थ्योरी पता चल गई। अब क्या? अब टीचर को क्रिटिकल थिंकर बनना पड़ेगा। टीचर क्रिटिकल थिंकिंग आ गई, टीचर को पता चल गया कि क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ बायसिंग होना नहीं है, जजमेंटल होना नहीं है और उसके उसे ये भी पता चल गया कि सारे एस्पेक्ट पर बहुत गहनता के साथ अध्ययन करना, सब पता चल गया। लेकिन क्या अब प्रैक्टिकली उसकी थिंकिंग में क्रिटिकल थिंकिंग आई है? अब यहाँ पर हम 2 बातें कर सकते हैं। टीचर एज़ अ क्रिटिकल थिंकर अगर जो हम सामान्य रूप से देखें, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी क्लास में सिर्फ़ कुछ बच्चे कि मुझे पढ़ते हों या ऐसा तो नहीं है कि क्लास में कहीं न कहीं हमको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए बहुत ज़रूरी है कि क्रिटिकल थिंकिंग की अगर जो हम बात करें तो टीचर का रोल क्या है कि टीचर को अपने सोच में अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कोई भी ऐसा कार्य नहीं जजमेंटल नहीं होना है, बायस नहीं होना है और इसके साथ-साथ यहाँ जो सबसे बड़ी सब्जेक्ट की बात है, एक सब्जेक्ट बच्चा उसकी किस नेचर को ले रहा है, किस सोच को ले रहा है, ये टीचर पे डिपेंड करता है। यदि टीचर ही किसी सब्जेक्ट को डल, ड्राई और टफ समझेगा, तो बच्चा तो उसको समझेगा ही। टीचर किसी सब्जेक्ट को मज़ेदार समझेगा, तो बच्चा उसको मज़ेदार समझेगा ही, क्योंकि ये भी तो नियम है, जिसके पास जो होता है, वह उसे बाँटता ही है। तो यहाँ पर अगर जो हम ये बात करें कि सब्जेक्ट को उसकी नेचर के साथ बनाए रखना टीचर का काम है। टीचर ने यदि उन सब्जेक्ट को अच्छे से देखा है, जाना है, जाँचा है, तो उसकी सोच उसको लेकर सही होगी और वही बच्चों में ट्रांसफ़र होगी, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम भी देख लें कि यदि मुझे मैथ्स से फ़ोबिया लग रहा है, डर लग रहा है, तो फिर क्या बात है? तो भी यही बात है ना कि कहीं न कहीं कहाँ से वो फ़ोबिया आया? छोटा बच्चा था, उसके लिए तो सारे सब्जेक्ट बराबर थे, वो तो स्कूल जा रहा था, तो क्यों एक सब्जेक्ट एक डर के रूप में उसने ले लिया? जो हम देखते हैं, तो कहीं न कहीं वो सोच ट्रांसफ़र हो ही जाती है, जाने-अनजाने में जो टीचर की एक सोच उस सब्जेक्ट को लेके होती है। इसके साथ-साथ टीचर को अपने वही हमने जैसे बता ही दिया क्रिटिकल थिंकिंग में अपने कंटेंट की और पेडागोजी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, गहन नॉलेज होनी चाहिए, तभी फिर वो बच्चों से क्यों और कैसे वाली बात कर सकता है। इसके साथ-साथ बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट अगर जो हम देखें, तो क्रिटिकल थिंकिंग में क्लैरिफ़ाई कर सबसे पहले ज़रूरी है कि जो भी बच्चा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उस सब्जेक्ट में टॉपिक पढ़ रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव उसको क्लियर होना चाहिए। मैं मैथ्स क्यों पढ़ूँ? मैथ्स पढ़ने से मेरी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आ जाएगा? जब तक उद्देश्य उसके सामने नहीं होगा क्लियर, तब तक वो नहीं उसमें इंटरेस्ट लेगा। मैं फ्रैक्शन क्यों पढ़ूँ? मैं डेसिमल क्यों पढ़ूँ? मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन क्यों पढ़ना है? मैं एरिया पैरामीटर क्यों पढ़ूँ? तो जब तक क्यों के आंसर बच्चे को सैटिस्फाई नहीं कर देंगे, तब तक इंटरेस्ट वाली बात नहीं आएगी। जब तक उसे लगेगा नहीं कि हाँ, मेरी ज़िंदगी के अहम हिस्से में यदि मुझे एरिया और पैरामीटर पता चला, फ्रैक्शन पता चला, तो मेरी ज़िंदगी इस तरीके से चेंज होगी। अगर जो मुझे अच्छे से मैथ आ गया, तो शायद मैं चीट नहीं हो पाऊँगा जब मार्केट के अंदर कोई सेल लगी है या फिर मार्केट में मैं शॉपिंग करने के लिए जाता हूँ। तो ये टीचर का अगेन काम है कि वो टॉपिक और सब्जेक्ट को लेके उसका पर्पस और गोल कि वो क्यों पढ़ रहा है। इसके साथ-साथ टीचर को एक फैसिलिटेटर यहाँ पे देखिए धीरे-धीरे हमारे सब्जेक्ट की बात शुरू हमने करी है। किस रूप में शुरू करी है कि टीचर इन जनरल क्या करे? यहाँ पर इन जनरल ये नहीं कि चलिए आज हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, कल हमने डेसिमल क्यों पढ़े फ्रैक्शन? हम उसकी बात करें।
क्या होगा फ्रैक्शन पढ़ने से? तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इसके बाद टीचर एज़ ए फैसिलिटेटर मैं हम देखते हैं कि टीचर बहुत काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। 40 मिनट भी उनको कम पड़ जाते हैं और अगर जो हम बात करें, तो कहीं न कहीं जब टीचर के सामने ये बात निकल के आती है कि इतने कम समय में हम कैसे कराएँगे, तो ध्यान रखना है कि टीचर को स्पून फीडिंग नहीं करानी है। हम सब कुछ रेडीमेड बच्चे को नहीं अवेलेबल कराना है। अरे! सब कुछ हम दे देंगे तो वो क्या सोचेगा? वो उस प्रोसेस से कैसे गुज़रेगा? जब प्रोसेस से नहीं गुज़रेगा तो उसकी सोच में ऐसा कैसे आ पाएगा? तो टीचर का तो काम क्या है, एक सिचुएशन प्रोवाइड करना है। कहीं पर बच्चे को दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर उसको लेके जाना है। ये नहीं कि ये फ़ॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है, काफ़ी बार देखने को मिल जाता है। अपना एक ये तरीका हो सकता होगा कि ब्लैक बोर्ड पर हमें मैथ्स के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन मिल जाते हैं और बच्चे उनको कॉपी करते रहते हैं। तो मैथ्स के क्वेश्चन लेना, उनको सॉल्व करना, तो क्या यही मैथमेटिक्स है? तो ये तो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिकली टीचर को सिचुएशन प्रोवाइड करके मैक्सिमम बच्चों से कराना है, मैक्सिमम सोच बच्चों की डलवानी है, उसको तो सिर्फ़ एक गाइड के रूप में काम करना है। अगली अगर जो हम बात करें, ये बहुत ही ज़रूरी है, सभी सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है, मैथ्स की भी हम यहाँ बात करते हैं कि कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कोई भी करंट डिस्कशन कर रहे हैं, तो अपने प्रीवियस नॉलेज से उसको ज़रूर जोड़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बच्चों को डेसिमल शुरू कराया, तो आप फ्रैक्शन का यूज़ करके उसको पढ़ाइए। बच्चे को ये नहीं लगेगा कि डेसिमल कुछ नई कांसेप्ट है और फ्रैक्शन कुछ नई कांसेप्ट है। आप परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, आप फ्रैक्शन का यूज़ करके पढ़ाइए। पढ़ाते भी होंगे, काफ़ी ऐसा नहीं है। तो क्यों? क्योंकि जब तक हम प्रीवियस नॉलेज बच्चे की नहीं लेंगे, तो बच्चे को वो बिल्कुल अलग-थलग लगेगा और अगर जो हम मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स के तो कंटेंट आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वो लिंक बनाने की कोशिश करें जो हमने पढ़ा दिया। अगर जब एडिशन पढ़ा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं तो रिलेशन भी उनका हम बताएँ। इसके साथ-साथ बहुत ज़रूरी है कि डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट हमको क्लासरूम में क्रिएट करने की बात है। देखिए काफ़ी बातें तो हमें ऐसे लग रही हैं जो शायद हम हमेशा सुनते चले आ रहे हैं। कुछ इसमें नई बात नहीं है कि टीचर है अब तो अगर बच्चे को पूरा मौका हमको देना है कि वो क्वेश्चन करे। अब देखिए बातें तो काफ़ी हमको देखने को मिल जाती हैं, कई जगह हम सुन भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट हैं, उनको देखने का नज़रिया क्रिटिकल थिंकिंग है। क्यों ये सब पॉइंट लिखे हैं? सिर्फ़ इसलिए कि हाँ, भई एक रोल ऑफ टीचर के तो हमेशा हर कोई लेके ही आ जाता है। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट हर बच्चा क्वेश्चन क्लास में पूछ सके। धीरे-धीरे एक ये भी डेवलप हो जाएगा कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चा अपने थॉट्स को क्लियर करने के लिए पूछ रहा है। एक डर वाला माहौल वहाँ पर नहीं है। बच्चे को पता है मैंने क्वेश्चन दिया, तो उसका आंसर मिलेगा। ऐसे नहीं कि नहीं, बैठ जाओ। ये कोई क्वेश्चन होता है? किसी तरीके से तो उसने काम करना शुरू किया है। इसके बाद एनकरेज करना है स्टूडेंट्स को कि वो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को डिफरेंट सॉल्यूशन से वो सॉल्व कर सके। मैथ्स में तो ऐसा होता है कि एक ही तरीका नहीं है, कई-कई तरीके हैं, लेकिन वो कई-कई तरीके आएँगे कैसे? जब बच्चे को मौका देंगे। जैसे कि आगे बोला गया है, प्रोवाइड अपॉर्च्युनिटी फॉर इंक्वायरी बाय गिविंग स्टूडेंट्स टाइम फॉर प्लानिंग, प्रोसेसिंग एंड डीब्रीफिंग सो दैट दे कैन कनेक्ट नॉलेज अक्रॉस डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज़। जब तक बच्चे को हम सोचने का मौका नहीं देंगे, तब तक वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा, योजना और ये चीज़ ऐसे न कोई हम पॉइंट नहीं है, ये हम देख लें, ये हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन में बोला गया है। कि बच्चे को एक ऐसा रूम प्रोवाइड करना है जहाँ पर वो अपनी क्यूरोसिटी को शांत कर सके, जो प्रश्न आ रहे हैं उनको हल कर सके। वो कैसे आएँगे? जब उसको समय मिलेगा। समय की ही तो कमी लगती है हमेशा। शायद ये एक प्रश्न भी उठ के आ सकता है कि इतने कम टाइम में जब इतना सिलेबस हमको पूरा करना होता है, तो कैसे फिर हम जस्टिफ़ाई कर पाएँ कि हम बच्चे को सोचने का मौका दें। तो मैं सिर्फ़ यहाँ कहना चाहूँगी कि यदि आपने बच्चे को सोचना सिखा दिया, तो आपका काम हल्का हो गया। आप जब बच्चे ने एजुकेशन को खुद ऑन कर लिया, तो आपका काम हल्का हो गया। फिर वो तो शायद 40 मिनट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा होंगे। वो आएगा कहाँ से जब तक हम उसको कैसे भी हम प्रोवाइड कराएँ उसे समय, जिससे कि वो सोचे। धीरे-धीरे बच्चे ऐसे बन गए हैं, वो सोचना नहीं चाहते। दे वांट रेडीमेड सॉल्यूशन। टीचर एक्सरसाइज़ करने के लिए देती है मैथ्स की कि ये करके लेके आना है। उसे पता है कि इंटरनेट पे दुनिया भर के ऐप अवेलेबल हैं, जिसमें सॉल्यूशन है। टीचर ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर ये दिए मैथमेटिक्स में करने के लिए और उसने काफ़ी सारे ऐप के थ्रू उनको कॉपी कर लिया। हो गया मैथ, आ गया मैथ। क्यों? क्योंकि प्रक्रिया के अंदर तो मैथमेटिक्स तो हमारा शायद इस रूप में भी देखा जाता है बहुत ज़्यादा कि प्रश्न और उसका हल और मैथमेटिक्स। तो थोड़ा-सा हमें एक बार
देखने की ज़रूरत है कि अगर हम टीचर काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी बहुत अच्छी-अच्छी क्लासेस मिल जाती है, इवन कि हमारे एससीपीटी में जब बच्चे जाते हैं, काफ़ी बढ़िया ट्रेनीज़ ऐसे मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छा कराते हैं। लेकिन 1 या 2 की नहीं, हमें तो सबकी बात करनी है ना। सबकी क्यों बात करनी है? सारे डीएलएड ट्रेनी, सारे टीचर्स की हम बात कर रहे हैं, किसी 2-4 की नहीं, वो तो कर लेंगे। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो भी देखेंगे कि ये बात सबके लिए क्यों हो रही है, खासकर से टीचर की अगर जो हम बात करें, टीचर कम्युनिटी की बात करें। तो चलिए, अब आता है मैथमेटिक्स की हम बात यहाँ पर करते हैं। जैसे कि जो एक चर्चा को अगर जो हम कनेक्शन देने की कोशिश करें, अब से अब तक हमारा जो कनेक्शन बन पाया, संविधान के अंदर कुछ हमारी मूल भावनाएँ जो निहित हैं, जिसकी अपेक्षा एजुकेशन के द्वारा की गई है, उस एजुकेशन के एम को कहीं न कहीं लेके आया गया है। अब उस एजुकेशन के एम को पूरा करने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम है। उस एजुकेशन की सिस्टम की एक मुख्य कड़ी हमने टीचर को देख लिया और अब हम अगर जो बात करें तो उस एजुकेशन के जो एम हैं, उनको पूरा करने के लिए करिकुलम हमारे पास है, पाठ्यक्रम हमारे पास है, जिसके थ्रू एजुकेशन के एम पूरे होंगे। उस पाठ्यक्रम में आपकी स्कॉलिस्टिक और पोस्ट स्कॉलिस्टिक एरिया है। यदि उसके अंदर हम एकेडमिक की बात करें, तो कई सारे सब्जेक्ट हैं और उसमें से एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। हर सब्जेक्ट अपनी खूबसूरती के साथ है, हर सब्जेक्ट अपनी वैल्यू के साथ है। कोई सब्जेक्ट कम ज़्यादा नहीं है। यदि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को माइनस कर देंगे, तो शायद जो एजुकेशन के एम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बने थे, वो पूरे हो ही नहीं पाएँगे। इस ब्रॉड पर्सपेक्टिव को हमने देखना है एजुकेशन के, कि मैथमेटिक्स क्यों डाला गया करिकुलम में? अरे, जब इतना ज़्यादा हम देख रहे हैं, इतना ज़्यादा फ़ॉल हो रहा है सब्जेक्ट में, तो हटा दो ना, क्या ज़रूरत है? क्या हटाने से काम बन जाएगा? क्या हटाने से जो एजुकेशन के एम में बात करी गई है, जो एजुकेशन में क्रिटिकल थिंकिंग की बात करी गई है, तो शायद एक बहुत बड़ा दामोदार और सब्जेक्ट के थ्रू भी क्रिटिकल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, सब सब्जेक्ट के थ्रू आप गहनता अग ना, जब आप किसी भी आप अगर जो ज्योग्राफी की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, इवन कि आर्ट्स, क्रिएटिविटी तो सारी डायरेक्शन में है ना। क्रिएटिविटी सिर्फ़ मैथ में ही थोड़ी ना है और वहाँ क्रिटिकल थिंकिंग है ही, जैसे आपने देख लिया। तो सब सब्जेक्ट का काम है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना और क्यों डेवलप करना काम है, ये हम जान ही चुके हैं। उसी में से एक सब्जेक्ट हमारा आता है पर अब हमारी जो चर्चा है मैथमेटिक्स को लेके थोड़ी-सी रहेगी। तो हालाँकि जो हमने रोल ऑफ टीचर बात करी है, उसमें भी हमने कोशिश करी है कि हम मैथमेटिक्स को देखें। तो सबसे पहले बहुत ही ब्रीफ में ये देखना ज़रूरी है कि मैथमेटिक्स है क्या? मैथमेटिक्स की नेचर क्या है? तभी तो फिर हम बात कर पाएँगे कि जो मैथमेटिक्स की नेचर की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ मैथमेटिक्स में ऐसा है जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप भी करेगा या नहीं है? तो देखिए, मैथमेटिक्स क्या है, बहुत अपार इसके बारे में नॉलेज हम दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम बातों में मैं ये रखना चाहूँगी। मैथमेटिक्स इज़ अ सिस्टमैटाइज़्ड एंड ऑर्गेनाइज़्ड ब्रांच ऑफ साइंस। सिस्टमैटाइज़्ड है, बिल्कुल सिस्टम में है, सीक्वेंस में है, पूरा ऑर्गेनाइज़्ड है, सब एक दूसरे से संगठित हैं चीज़ें। मैथमेटिक्स इज़ अ साइंस ऑफ लॉजिकल रीज़निंग। यहाँ पर आप तर्क करते हो, आप यहाँ कारण बताते हो, उसके पीछे के तर्क होते हैं। जैसे कि आपके पास कोई फ़ॉर्मूला है, वो फ़ॉर्मूला कहाँ से आया आपके पास है। 2 + 2 4 होता है, पता है आपको। 1 के बाद 2 ये जो जो हम नंबरिंग करा रहे हैं, सब जितना तमाम स्टेटमेंट, फ़ॉर्मूले, प्रिंसिपल्स हम मैथमेटिक्स की बात करें, तो सारे के सारे लॉजिकल रीज़निंग पर आधारित हैं। मैथमेटिक्स में अगर जो हम थोड़ा हमने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो हमें पता है कि मैथमेटिक्स में कंक्लूजन को ड्रॉ किया जाता है। मैथमेटिक्स में जनरलाइजेशन होता है, तभी तो मैथमेटिक्स हमें फॉर्मूला देता है। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात निकल के आती है कि जो खासकर से अगर जो हम बात करें कि कभी-कभी हमें लगता है कि जनरलाइजेशन फॉर्मूले वगैरह तो आ जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ऐसा है क्या? अगर आपने कंक्लूजन और जनरलाइजेशन मैथमेटिक्स कंक्लूजन और जनरलाइजेशन ड्रॉ करता है। आप कई सारी आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है, आपके सामने सूचनाएँ होती हैं, उनको आप लॉजिकल रीज़निंग के थ्रू परख के आप कन्क्लूज़न की तरफ पहुँचते हैं, फिर आप जनरलाइज़ करते हैं और जनरलाइज़ेशन के रूप में आपके पास स्टेटमेंट और फ़ॉर्मूलाज़ के रूप में वो आपको दिखाई देता है। यहीं पर अगर जो हम इन सिर्फ़ 3 लाइन्स की बात करें, तो क्या हम देख नहीं रहे हैं कि अभी हमने जो एक इसमें भी तो ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकल रीजनिंग ड्राइंग कंक्लूजन जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं वो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं वो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं
किसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन आ रही है? लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू कर रहे हैं। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग एंड मैथमेटिक्स तो ऐसा लगता है कि इंटीग्रल पार्ट है। मैथमेटिक्स की तो पूरी नेचर में क्रिटिकल थिंकिंग बसी हुई है। तो यदि किसी सब्जेक्ट के अंदर कुछ चीज इनबिल्ट है तो डेफिनेटली बच्चा उसको पढ़ेगा तो वो जानी ही चाहिए, क्योंकि वो तो इनबिल्ट है उसके अंदर। मैथमेटिक्स तो लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड है, मैथमेटिक्स तो ऑर्गेनाइज्ड है, मैथमेटिक्स में तो कंक्लूजन ड्रॉ करे ही जाते हैं। तो जब बच्चा उसको पढ़ रहा है तो डेफिनेटली मैं अगर जो कुछ बहुत अगेन बहुत गहनता के साथ पढ़ रही हूँ तो मुझ में उसकी नेचर जानी चाहिए। तभी तो एक बहुत अच्छे हमारे मैथमेटिशियन हुए हैं लोग, उन्होंने बोला है मैथमेटिक्स इज अ वे टू सेटल इन द माइंड अ हैबिट ऑफ रीजनिंग। मैथमेटिक्स को उन्होंने एक तरीका बोला है जिससे हम बच्चे में हैबिट ऑफ रीजनिंग डेवलप कर सकें। हैबिट ऑफ रीजनिंग देखिए जो कि क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बच्चे में आदत बन सके। आदत कैसे बनती है? आदत बनती है परसिस्टेंट एफर्ट से। इसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने मैथमेटिक्स को लेके कहा है मैथमेटिक्स शुड बी विजुअलाइज्ड एज द व्हीकल टू ट्रेन अ चाइल्ड टू थिंक, रीजन, एनालाइज एंड टू आर्टिकुलेट लॉजिकली। मैथमेटिक्स को उन्होंने बोला है कि मैथमेटिक्स को एक व्हीकल के रूप में देखना है जो बालक में सोचने की, तर्क करने की, विश्लेषण करने की और तर्कों के हिसाब से आर्टिकुलेट अगर जो वो कुछ रीजन आउट कर सके, उसकी बात करी गई है। तो ये थिंक करना, रीजन करना, एनालाइज करना, लॉजिकली चलना, ये भी तो क्रिटिकल थिंकिंग है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें तो उसने तो अपना मेन गोल ही ये रखा है कि बच्चे की थिंकिंग का मैथमेटाइजेशन हो जाए, गणितीकरण हो जाए। बच्चे अपने जिंदगी के हर पहलू में वो गणित को देखें, वो कुछ पढ़ के आए हैं तो वो देखें उनके सामने। यदि कोई पिक्चर रखी है तो वो पिक्चर में भी गणित को देखें कि ये पिक्चर, इसका एरिया क्या है, पैरामीटर क्या है, इसमें जो डिफरेंट फिगर्स बनी हुई हैं, फ्रैक्शन क्या है, उनका आपस में रिलेशन क्या है, तो वो देख पाए, उसकी सोच का गणितीकरण हो पाए। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करी गई है कि मैथमेटिक्स की नेचर के अंदर तो क्रिटिकल थिंकिंग के एस्पेक्ट हमको दिख ही रहे हैं। रीजनिंग भी है मैथमेटिक्स में, जनरलाइजेशन भी है, कंक्लूजन भी है, एनालिसिस भी है, सब कुछ तो है। तो फिर क्या कमी रह जाती है कि जब सब कुछ है, बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चे डरते हैं। किसी सब्जेक्ट को अगर जो बात करें, जैसे हमारे डीएलएड ट्रेनीज से भी बहुत बात होती है, तो वो बिल्कुल साफ तौर पे इस चीज़ को मानते भी हैं कि शायद 10th तक तो इसलिए पढ़ना पड़ा मैथ को कि वो एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप रूप में था। लेकिन जब धीरे-धीरे वो डिस्कशन आगे की तरफ बढ़ता है कि जो हमने मैथ पढ़ा या फिर मैथ में मेरे 100 में से 100 नंबर आए, और यदि 100 में से 100 नंबर आए के पीछे हम थोड़ा-सा मैथ देख लें, तो फिर हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है। और अगर जो देखिए सब्जेक्ट क्यों जोड़ा गया? क्योंकि उससे ये चीज़ें आएँ। ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो क्या कारण है? कारण शायद फिर हम देखें सब्जेक्ट में कुछ कमी नहीं है, सब्जेक्ट में कोई कमी नहीं कर सकते। तो अब हम आते हैं, जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है मैथमेटिक्स का, उसकी अगर जो हम बात करें, तो यहाँ पर जितनी हमारी चर्चा हुई और बात निकल के आई कि रीज़निंग डेवलप करना है, मैथमेटिक्स का काम लॉजिकली डेवलप रीज़निंग डेवलप करना है, कंक्लूज़न पर पहुँचाना है, क्रिटिकल थिंकिंग बनाना है, तो कैसे बनाना है? बच्चे को नहीं पता कि उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है, वो तो जब उस प्रोसेस से गुज़रेगा तब ही वो धीरे-धीरे उसके अंदर आ जाएगी, वो उसकी हैबिट बन जाएगी। अब वो हैबिट स्कूल से, ऐसा तो नहीं है कि 2 दिमाग हैं कि घर में हम कुछ और सोचते हैं, स्कूल में कुछ और सोचते हैं। अब वो जो हैबिट रीज़निंग की एक सब्जेक्ट के थ्रू आई है, वो उसकी डेली लाइफ़ के कामों में भी रिफ्लेक्ट होगी, और ऐसा ही सब्जेक्ट से उम्मीद की जाती है। तो अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो मैथमेटिक्स में काफ़ी टीचर्स करते हैं, कराते हैं, बच्चे करते हैं। तो कुछ हमारे मैथमेटिक्स के यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, जिनके थ्रू हम ये देखना चाहेंगे कि क्वेश्चन बिल्कुल किसी को अलग नहीं लगेंगे, सब कुछ सेम ही लग रहे हैं। तो देखना चाहेंगे कि कैसे हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के थ्रू बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। सबसे पहले आप अगर जो देख पा रहे हैं, एक चीज़ और हम यहाँ थोड़ा-सा ज़रूर देख लें, क्रिटिकल थिंकिंग किस स्टेज में डेवलप करनी है? इतना बड़ा बच्चा हो कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सके। तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का जो समय है, वो समय तो बहुत ही प्राइमरी स्टेज से ही, शायद उससे भी पहले अगर जो हम बात करें, जब प्री नंबर कांसेप्ट की बात आती है तब शुरू हो चुका होता है। यहाँ पर अगर जो हम बात कर सकते हैं तो बिल्कुल ये वाला एग्जाम्पल बहुत ही छोटे लेवल का दिया है, क्योंकि बच्चा जन्म से जिज्ञासु होता है। इसकी अगर जो हम बात करें तो बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, बच्चा यहाँ पर देख पा रहा है, बिल्कुल छोटा बच्चा है। देखिए छोटे बच्चे में उसे नहीं पता, लेकिन कैसे प्रोसेस करना है, कैसे सोचना है, ये देखिए, ये क्या उसकी थिंकिंग में आएगा या नहीं आएगा।
डिफरेंट टाइप के हमने बच्चे के सामने कुछ आकार की वस्तुएं रख दी हैं। अब उस आकार की वस्तुओं को रखने के बाद कुछ प्रश्न बच्चे से पूछे जा सकते हैं। उससे बच्चे से कहा कि आप अलग-अलग आधार पर समूह बनाओ। छोटा बच्चा है तो उससे कह सकते हैं गोल चीजें के आधार पर ये। तो फिर बच्चे से देखिए जो क्वेश्चंस हैं, एक है कि बच्चे ने काम करके रख दिया, उसके बाद क्वेश्चन पूछ के कैसे उसकी थिंकिंग को क्रिटिकल साइड में हम ले जा रहे हैं, रीजनिंग की तरफ ले जा रहे हैं, उसमें हम ये देख पाएंगे। बच्चे से पूछेंगे आपने समूह किस प्रकार बनाया, कैसे बनाया। छोटा बच्चा कह सकता है गोल गोल चीजें अलग कर दी, चपटी चीजें अलग कर दी, लंबी चीजें अलग कर दी। तो देखिए कि क्लासिफिकेशन हम करा रहे हैं। बच्चा देख के इंफॉर्मेशन ले रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और फिर वो छांट रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत ही इनिशियल स्टेप बच्चे को नहीं पता। हमें ये सब कुछ ऐसा लगता है क्या जरूरत है, शायद वो प्रोसेस ही तो मिसिंग है जिसके कारण उस सब्जेक्ट की नेचर नहीं आ पा रही है। उसके बाद हम बच्चे से पूछ सकते हैं आपने एक समूह में जिन वस्तुओं को रखा उसमें क्या समानता थी। बच्चे ने हो सकता है कि जैसे रबड़ है या उसको पेपर का कुछ बंडल दिखाई दे रहा है या पेंसिल है, वो उसको लगता है कि ये बिल्कुल एक जैसी हैं, या उसको जितनी भी राउंड फिगर्स हैं वो उसने एक तरफ रख दी हैं। तो ये बच्चा बताएगा। बच्चा यानी कि अब रीजन बताएगा कि उसने वहां पर क्यों रखी। क्रिटिकल थिंकिंग का दूसरा स्टेप आ रहा है। बता दिया तुमने क्यों रखी, ये बताओ कि भी क्या समानता दिख रही है। बिल्कुल छोट कुछ भी बताए, वो यही सबसे जरूरी है। बहुत ज्यादा हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमें आंसर दे, वो बताए। आप उसको देखिए कि वो बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है। उसके बाद क्या इस समूह में किसी और वस्तुओं को रख सकते हैं जो अपने आसपास की देख रहे हैं। ठीक, गोल गोल जो चीजें रखी हैं, क्या मुझे अपने आसपास और भी चीजें रख रही हैं, दिख रही हैं। तो अब बच्चा क्या कर रहा है, बाकी और चीजों को एनालाइज करके अब उसको वो ग्रुप में डालने की कोशिश कर रहा है। ग्रुप में डालने की कोशिश, फिर हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि जो आपने अलग अलग ग्रुप बनाए, इन अलग अलग ग्रुप के आधार को क्या आप किसी और अलग आधार पर भी बना सकते हो। जैसे अभी तो आपने ऐसे बनाए कि जो गोल हैं, जो चपटी हैं, जो लंबी चीजें हैं वो एक जैसी कर दी। तो ग्रुपिंग सकता है, चीजों को एक जगह पर रख दे, एक ग्रुप बना दे। हो सकता है वो लिखने की चीजों को एक तरफ रख दे। तो देखिए कितनी छोटी स्टेज का ये क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे को सोचने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यहाँ पर कोई मैथ नहीं है, जो उसको दिख रहा है उसके धीरे धीरे बेसिकली है क्या, जब तक हम परसिस्टेंट एफर्ट नहीं करते रहेंगे तो हमें चीजों को सोचने समझने की क्षमता नहीं आएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको पैटर्न से संबंधित दिख रहा है। इसके अंदर बच्चों के सामने एक पैटर्न बना हुआ है जिसमें डिफरेंट फिगर्स, स्क्वायर कहें, रेक्टेंगल कहें, सर्कल कहें और ट्राइंगल कहें, ऐसी फिगर का हमारे पास एक पैटर्न बना हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत आम है, करते भी हैं। तो आपको लग रहा होगा तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग की क्या बात। बच्चे ने इसका आंसर कर दिया, और मैं चाहती हूँ कि यदि हमारे जो डीएलएड ट्रेनीज हैं, जो साथी हैं, अगर जो वो चाहें तो वो इस पैटर्न के नियम को अपने चैट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं कि क्या नियम उनको दिख रहा है। तो बेसिकली देखिए, जब बच्चे ने आंसर दे दिया, उसने इस पर्टिकुलर पैटर्न का कोई एक आंसर दिया। ये हम सबको पता है कि पैटर्न्स क्या है, जब कोई आकृति, वस्तु एक पर्टिकुलर नियम के आधार पर आगे बढ़ती हैं, कुछ नियम उनमें दिखाई देता है, तब हमारा, हम कहते हैं पैटर्न हमारा होता है। तो यहाँ पर बच्चे ने बना दिया पैटर्न। अब देखिए पूछना क्या है, जब तक क्यों और कैसे वाले प्रश्न पूछकर बच्चे के उत्तर की जांच नहीं की जाएगी, तब तक क्रिटिकल थिंकिंग आने की गुंजाइश नहीं है। आंसर दे दिया हमने, टिक लगाया, इसको क्रॉस किया, टिक लगा के पूछिए। हो सकता है कि गैस वर्क हो गया हो सकता है कि शायद किसी से पूछ लिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए कि बच्चा क्या सोच रहा है। आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि आपने जो ये पैटर्न पूरा करा उसमें आपके नियम की क्या व्याख्या है, आपने कौन सा नियम देखा। फिर बच्चा बताएगा कि इसमें जैसे 3 फिगर हैं, 3 फिगर में हमको ये दिख रहा है, जो सबसे लास्ट वाली फिगर है वो सबसे बाहर जा रही है। तो अब टीचर का क्या काम है, टीचर का काम है कि उस बच्चे के उस थिंकिंग प्रोसेस को देखना कि बच्चे ने क्या सोचा और क्या सोच के वो आगे बढ़ा। तो इसके बाद अगर जो हम बात करें, बच्चे ने बता दिया, बच्चे ने अपने नियम को बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया। देखिए उसने क्या करा, उसने जो उसके सामने चीजें रखी थी, इंफॉर्मेशन रखी थी, उसको गैदर किया, उसने उनको अच्छे से एनालाइज किया और वो लॉजिकल रीजन पर पहुंच गया। पैटर्न तो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, किसके लिए, बच्चे के अंदर एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए। इसके बाद देखिए हम बच्चे से कह सकते हैं कि आपके पास ये 3 फिगर हैं, इन 3 फिगर का यूज करके आप कुछ नया पैटर्न बनाइए।
बच्चा कुछ भी नया पैटर्न बना सकता है। वो नया पैटर्न ही तो सृजनात्मकता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग करते हुए बच्चे में सृजनात्मकता आ रही है, बाय डिफ़ॉल्ट धीरे-धीरे प्रोसेस से आ रही है। तो बेसिकली कहने की यहाँ पर जो क्या बात, क्योंकि और भी काफ़ी सारे हमारे हम ऐसे टॉपिक देख पाते हैं, तो जब बच्चा आंसर दे रहा है, जो प्रश्न हैं उनके स्वरूप को थोड़ा-सा बदल के उन प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करके बच्चे की सोच के बारे में टीचर को ज़रूर पता लगाना है कि उसने क्या सोचते हुए ये आंसर दिया। और उस सोच को यदि टीचर एनालाइज़ कर पाए तो वो देख देख पाएगी कि हाँ, बच्चा रीज़न के साथ है, बच्चा लॉजिकल है और बच्चे ने तब कंक्लूड करा है। और धीरे-धीरे जब हमारे क्लासरूम प्रोसेस में इस तरीके का काम होगा, रेडीमेड नहीं देना है, ठीक है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन खूब कराए जाते हैं क्लास में। लेकिन वो क्वेश्चन बच्चे ने आंसर दे दिया, उसको टिक कर दिया या उसको आगे भी कुछ करना है, ये आगे की ही चर्चा है कि उन क्वेश्चन्स पे हम ये चर्चाएँ कर पाएँ। ऐसे ही नीचे आपको और भी पैटर्न के कुछ सवाल नज़र आ सकते हैं, जो कि हम क्लासरूम में करा सकते हैं, क्योंकि पैटर्न एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का, क्योंकि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग के लगभग सारे एस्पेक्ट फिल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, सिंपल ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हैं, आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या है? तो एडिशन अगेन क्वेश्चंस की नेचर कैसी हो, क्वेश्चन को बच्चे को पूछने का तरीका कैसा हो, बच्चा जब आंसर करे तो हमको कैसे उसको आंसर जज करना है, वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर जो 2 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, तो ये सिंपल है कि टीचर ने, और क्लासरूम में बहुत देखने को मिल जाते हैं, टीचर ने एडिशन कराया। एडिशन कराने के बाद टीचर ने ये क्वेश्चन करने के लिए दे दिए। टीचर का क्या तरीका था? टीचर ने कहा कि बच्चे वन्स वन्स ऐड करते हैं, टेंस को 10 से ऐड करते हैं और 100 को 100 से ऐड करते हैं। तो ये चीज़ बच्चे के दिमाग में चली गई, टीचर ने बताया, क्लास में बताया और खूब सारे क्वेश्चन करने के लिए दे दिए। क्या पता बच्चा और किसी तरीके से भी कर सकता हो? तो इसके अंदर अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर तो सीधी-सीधी चर्चा निकल के आती है कि बच्चा सिर्फ़ वन्स वन्स, टेंस टेंस और 100 को ऐड कर सकता है, वो डिजिट को देख रहा है या वो पूरे नंबर को देख रहा है। बड़े खूबसूरत एग्जाम्पल हमें अपने क्लासरूम में, बच्चों की क्लासरूम में देखने को मिल जाते हैं जब बच्चे टीचिंग प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं, वहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनका अपना प्रीवियस ज्ञान बहुत ही खूबसूरत होता है। वो अपने पेरेंट्स के साथ जब जोड़ने घटाने की बात करते हैं, तो वो देखते हैं कि हाँ, तो 500 और 200 को भी इकट्ठा जोड़ा जा सकता है। फिर मैं 80 और 10 को जोड़ूँ और फिर मैं 7 और 3 को जोड़ूँ। ये भी तो एक जोड़ने का तरीका है। लेकिन वो उस बच्चे को जिसको तरीका आ रहा है, यदि हम क्लासरूम में वन्स वन्स, टेंस टेंस, 100 100 जोड़ना बताएँ तो कैसे करेंगे? तो बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ़ एक पर्टिकुलर मेथड पर ही हमको नहीं रहना है, बच्चे के ज्ञान को देखें, शायद बच्चा बहुत ही बेटर बता पाएगा, क्योंकि वो भी तो किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, तो फिर हमें कैसे करना है? और ये शायद हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कैलकुलेशंस की बात होती है, तो उन कैलकुलेशंस के अंदर कहीं न कहीं यदि मुझे ₹500 दिए जाएँ और 286 की चीज़ आए, तो घटाने में हमें कितना समय लगता है? क्योंकि जो घटाने का हमने देखा है, सब्ट्रैक्शन का तरीका देखा है, वन्स वन्स को कैरी लेना, फिर उसमें सब्ट्रैक्ट करना, वो तरीका क्लासरूम के अंदर दिखाई देता है, जो कहीं न कहीं जब हम डेली लाइफ़ में जाते हैं, तो वो थोड़ा मिसिंग हो जाता है। यदि इन्हीं क्वेश्चन्स की जो हमने बात करें क्या कि डायरेक्ट टीचर ने कैसे बताया है और दूसरी चीज़ कि कैसे हम उसमें थोड़ा-सा चेंज करके देख सकें, तो ये हमारा सेम ही क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग को ले पाएगा। इसके अलावा आप ये देखिए जो नीचे आपको क्वेश्चन जिसमें आपको बॉक्सेस भी दिख रहे हैं, इसका आंसर भी आप चैट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। तो यहाँ पर इन क्वेश्चन्स में अगर जो आप देखेंगे कि तो डायरेक्ट आप आंसर की तरफ नहीं जा रहे हो। आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है। इसमें आप एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, दोनों का यूज़ करके ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं और ऐसे ही तो क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में देखने को मिल जाते हैं। तो फिर क्या कारण है? देखिए कारण तो ये भी निकल के आता है ना, ठीक है हमने मैथ्स छोड़ दिया, कोई बात नहीं छोड़ दिया। क्या ज़िंदगी भर इससे पीछा छूटा रह सकता है? ये भी तो सोचना है बहुत ज़रूरी। कॉम्पिटिशन्स देने हैं, वहाँ रीज़निंग में मैथ आ जाता है, मैथमेटिकल एबिलिटी में मैथ आता है। क्यों? क्योंकि ये भी तो कहीं न कहीं देखा जाता है कि जो भी हम व्यक्ति देख रहे हैं, क्या वो रीज़निंग एबिलिटी के साथ है? अगर हमने देखा ना कि क्यों ज़रूरी है रीज़निंग एबिलिटी, तो कब तक हम इससे बच सकते हैं? तो बचने से ज़्यादा बेटर है कि इसको हम समझ लें। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस आपके सामने रखे हुए हैं। इसके बाद अगर जो हम नीचे एक है तरीका 8 + 7 क्या आंसर आएगा 15। एक है ओपन एंडेड क्वेश्चन हमने छोड़ दिया डैश प्लस डैश इज इक्वल टू 15। यहाँ पे देखिए कैसे आंसर आएंगे। बहुत क्या आप देख रहे हैं प्राइमरी लेवल का हमने यहाँ पर चीज़ें ली हैं, बहुत हाई लेवल पर चीज़ें नहीं ली हैं। तो यहाँ पर अलग-अलग तरीके के हमारे जो क्वेश्चंस के आंसर आ सकते हैं 10 प्लस
5 भी 15 हो सकता है, 8 + 7 भी 15 हो सकता है, तमाम आंसर आ सकते हैं। सोचने दीजिए, बच्चा अपने आप हिसाब से देखेगा, एक ही में क्यों फिक्स करना है? क्योंकि शायद क्रिटिकल थिंकिंग में ये भी तो बात करी गई है डिफरेंट तरीकों से प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये देखने की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारी कुछ क्वेश्चंस के प्रोसेस के थ्रू, कुछ क्वेश्चंस की नेचर को चेंज करके कैसे हम बच्चे को कंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे ही आपके सामने कुछ ये क्वेश्चंस हमारे एरिया और पैरामीटर के हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या दिखाया गया है कि यदि हमारा एरिया सेम हो तो पैरामीटर पे क्या फ़र्क पड़ता है? सपोज़ करिए कि 12 स्क्वायर यूनिट मेरा एरिया है, तो 12 स्क्वायर यूनिट के मेरे देखिए यहाँ पर 3 रेक्टेंगल बन सकते हैं, 1:12 के भी बन सकते हैं, 2:6 के भी बन सकते हैं। बेसिकली 3 यहाँ पर हमने बनाए हैं। फिर हम जब अगर जो पैरामीटर निकाल के देखते हैं, तो एरिया सेम रहने के बाद पैरामीटर अलग-अलग हो जाता है। कहीं न कहीं हम ये देख रहे हैं, यदि कि कंक्लूड भी हम इसको, मैं चाहूँगी कि हम कंक्लूड भी करके देखें कि क्या कुछ कंक्लूज़न निकल के आ रहा है कि एरिया सेम रहे, पैरामीटर बदल तो रहे हैं, तो क्या और कोई एक्स्ट्रा सूचना मुझको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही? तो ये बच्चा कब कर पाएगा? जब गहनता के साथ उसने एरिया और पैरामीटर को पढ़ा होगा। तो साथियों, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी हमने जो क्वेश्चंस की बात करी, अब बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए थोड़ी-सी मैं क्लासरूम प्रोसेस में कंसेप्ट हम कैसे दें? देखिए, कंसेप्ट देने का एक तरीका है, बहुत ही ज़रूरी बात है ये। हम क्लास में देखते हैं कि कई बार टीचर बच्चे को फ़ॉर्मूला दे देती है और उस पे आधारित एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन करने के लिए देती हैं। जैसे कि टीचर को ने फ़ॉर्मूला बताया कि पैरामीटर निकालने का फ़ॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का। तो अब बच्चों को पता लग गया भई लेंथ है, ब्रेड्थ है, अब इस फ़ॉर्मूले पर जाना है। लेकिन उस फ़ॉर्मूले के पीछे की क्या रीज़निंग है, वो मिसिंग है। वो मिसिंग होने के कारण ही बच्चे में रीज़निंग मिसिंग है। अभी तो सिर्फ़ फ़ॉर्मूला रट लिया, वो क्यों है? एरिया को हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही क्यों बोलते हैं? ऐसा तो नहीं है, ये एक फ़ॉर्मूला ही है। तभी शायद एक डर भी बना हुआ है कि फ़ॉर्मूला है, याद किया है, भूल जाएँगे तो सवाल नहीं होगा। उस फ़ॉर्मूले के पीछे का लॉजिक बच्चे को पता होना चाहिए कि ये फ़ॉर्मूला कहाँ से आया। समय बहुत कम है। हम यहाँ पर पूरी चर्चा नहीं रख सकते हैं कि हर टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाया जाए, लेकिन बस एक चीज़ रखने का प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे को रेडीमेड फ़ॉर्मूले नहीं देने हैं। हमें कोशिश करनी है कि बच्चा खुद उन फ़ॉर्मूलों की तरफ पहुँचे, रीज़निंग कर के। हमको सिर्फ़ सिचुएशन प्रोवाइड करनी है। ये बहुत ज़रूरी है, और जब बच्चा उस प्रोसेस में रहेगा, वो खुद करके सीखेगा, तभी तो सब्जेक्ट की नेचर उसमें आ पाएगी, रीज़निंग, लॉजिक की बात हम कर पाएँगे। क्योंकि यदि हम बात करें तो हम में से काफ़ी को पता है कि नहीं देना है। नहीं देना है तो क्या करना है? जैसे यहाँ पर आपके सामने एक टॉपिक है परिमाप, मापन व गहन चिंतन का, जिस ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगी। इसमें टीचर डायरेक्ट बच्चे के सामने कोई फ़ॉर्मूला या नहीं बता रहा है कि डिफरेंट शेप के पैरामीटर कैसे निकालते हैं और क्या होता है। एक तरीका तो ये है कि परिमाप क्या होता है, किसी घेरे की लंबाई की माप परिमाप कहलाती है। एक तरीका ये है। अच्छा, परिमाप को अगर जो आपको बहुत जल्दी निकालना हो तो उसका फ़ॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, अगर जो आयताकार हो तो। एक तरीका ये है कि आप बच्चे को प्रोवाइड कराएँ सिचुएशन। आप बच्चे से कहें आपने ड्राइंग वगैरह बनाई है, चलो उसका हम बॉर्डर करते हैं, बॉर्डर को सजाते हैं। अब सजाएगा बच्चा अगर जो बॉर्डर, तो डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ें भी टीचर अवेलेबल करा सकता है। अब आप बच्चे को छोड़ दीजिए कि बच्चे अपने-अपने हिसाब से पता लगाएँगे कि उनको कितने बॉर्डर की ज़रूरत होगी। चलो हम देखेंगे कैसे पता लगाएँगे। अभी हम अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करनी है, उनको एक ऐसा रूम देना है। करने दो बच्चों को, सोचने दो। सोचेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएँगे, तभी तो रीज़निंग कर पाएँगे। पहले ही मैंने आके बता दिया, वो बैठे सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, क्या पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता। मज़ा ले लेके करेंगे। कोई बच्चा अपना एक तरीका निकालेगा, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास स्केल है, मैं इससे नापता हूँ और सर मुझे इतना फीता दे दो, इतना मुझको धागा दे दो। दूसरा बच्चा कहता है सर मुझको पहले आप शाइनिंग टेप दे दो, मैं उसको चारों तरफ लगा के देखता हूँ क्योंकि मुझे अपना बॉर्डर ही तो सजाना है और फिर मैं इतना ले लूँगा। बहुत अच्छी बात है, अलग-अलग निकल के आ रहे हैं। चलो क्या और कोई तरीका देखते हैं? नहीं, अगर जो बच्चे को लग रहा है तो टीचर थोड़ा-सा सपोर्ट करके बोलता है कि भई आपके पास एक पेपर है, वो पेपर देखो कैसी शेप का है, कैसा है? तो बच्चे देखेंगे भई आयताकार है, अब रिलेट कर रहे हैं हम प्रीवियस नॉलेज को। तो फिर क्या होता है आयताकार में, ठीक है, उसकी जो आमने-सामने की हमारी भुजाएँ हैं, लंबाई है, उनकी बराबर होती हैं। जो बच्चा आंसर दे लेने दीजिए, देखिए देखिए कि कितना है, आपने जो पढ़ाया है। तो फिर यदि हम आयत की इस विशेषता का प्रयोग करके क्या अब हम निकाल सकते हैं पैरामीटर? तो सोचने दीजिए। देखेगा ये लंबाई सेम, चौड़ाई सेम, एक तरीके से लंबाई ही तो होती है। तो बच्चा कहीं न कहीं कन्क्लूड करके अपने आप, ये बात पक्का है हम मौका देंगे,
लेकिन समय ज़रूर दें बच्चे को, जिसकी शायद हमें कमी लगती है, लेकिन कमी तो लग रही है, उस कमी के बाद जो प्रोडक्ट मुझको मिल के आ रहा है, बच्चे की इतनी सुंदर सोच। मैंने क्या पढ़ाया? मैंने तो स्मार्ट वर्क करा, तभी बोलते हैं क्रिटिकल थिंकर वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। स्मार्ट वर्क करते हैं वो। अब बच्चे को खुद पता चल गया कि 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई को अगर जो मैं जोड़ दूँगा तो फिर मेरा परिमाप निकल आएगा। अब उसको देखिए, सबसे बड़ी बात की खूबसूरती पता लगेगी कि जो मैं एक तरीका ऊपर अपना रहा था और जो ये मेरे पास तरीका आया, तो इसमें आसान तरीका कौन-सा है? शीघ्रता से करने का तरीका कौन-सा है? तो शीघ्रता से करने का तरीका बच्चे को ये लगेगा, तभी तो वो फ़ॉर्मूलाज़ को एप्रिशिएट कर पाएगा, तभी तो वो जनरलाइज़ेशन को एप्रिशिएट कर पाएगा कि फ़ॉर्मूला कुछ नहीं है, फ़ॉर्मूले ने मेरी कैलकुलेशन को ईज़ी बनाया है। फ़ॉर्मूले ने जो अर्थमेटिक था उसको जनरलाइज़ किया है। मेरी ज़िंदगी को तो उसने आसान बनाया है, तभी क्या होता है कि कइयों से सुनने को मिला है कि जब ये एबीसीडी मैथ्स में जुड़ जाते हैं तो हमें बड़ा डर लगता है। वो एबीसीडी क्यों जुड़े, वो अलजेब्रा क्यों जुड़ा, ये टीचर का काम है, ये बताना। ऐसे ही आगे-आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो एक वर्गाकार आकृति भी हमको मिल जाएगी, शायद त्रिभुजाकार आकृति भी मिल जाएगी और अनियमित एक थोड़ा-सा समय में सिर्फ़ एक प्रोसेस की है कि कैसे सब कुछ रेडीमेड ना बताते हुए बच्चे से ही हमको वो चीज़ें निकालनी हैं और ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। सब बच्चे सोच सकते हैं, सब बच्चे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स कुछ पर्टिकुलर बच्चों के लिए ही है, सबके लिए। इसमें बताइए इसमें कहाँ कौन बच्चा नहीं कर पाएगा? ठीक है, किसी को थोड़ा समय लगेगा, किसी को समय कम लगेगा। तो काफ़ी अच्छी अगर जो हम देखें तो ऐसे बहुत है, तमाम उदाहरण हैं यहाँ पे ये वाला उदाहरण इसीलिए लिया क्योंकि काफ़ी ईज़ी एग्ज़ाम्पल है, तो शायद जितने हमारे देखने वाले हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा यहाँ मैथ की बात ना लगे। अदरवाइज़ सारे के सारे टॉपिक्स को हम इस तरीके से डील कर सकते हैं और बच्चा उस फ़ॉर्मूले को एप्रिशिएट कर सकता है कि फ़ॉर्मूला तो कुछ नहीं, मेरी कैलकुलेशन मेरे तरीके को आसान बना रहा है। तो आज जो हमने चर्चा करी, उस चर्चा से हमने कोशिश करी कि एक हम थोड़ा-सा प्लेटफ़ॉर्म बना पाएँ आप लोगों के सामने कि क्या क्रिटिकल थिंकिंग है, क्या क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, क्यों क्रिटिकल थिंकिंग हम सबके लिए ज़रूरी है और अगर जो हम चाहते हैं और मेरा सबसे बड़ी बात कि अपने सब्जेक्ट की बात करें कि अपने सब्जेक्ट को कि हम जस्टिफ़ाई कर पाएँ, वो सब्जेक्ट जिस नेचर वैल्यू को डेवलप करने के लिए बनाया गया है, वो वैल्यू बच्चे में डेवलप हो पाए, तो बहुत ज़रूरी है उस प्रोसेस को प्रॉपर फ़ॉलो करना, जिससे कि बच्चे में वो चीज़ आ जाए जो उस सब्जेक्ट में तो है ही, उस सब्जेक्ट का तो कोई दोष नहीं है। वो सब्जेक्ट तो चाहता है, वो सब्जेक्ट तो डाला ही गया है बच्चे में रीज़निंग पैदा करने के लिए, कि रीज़निंग आएगी, लॉजिकल थिंकिंग आएगी बच्चे में, लेकिन नहीं आ पा रही है, तो कमी कहाँ पर है? कहीं न कहीं कमी क्लासरूम प्रोसेस में भी हम देख सकते हैं। बहुत कमी की बात बहुत अच्छा भी काम हो रहा है। बहुत अगर जो सब जगह बहुत अच्छा काम हो रहा होता, तो शायद मैथ्स से इतना डर ना बना होता। मैथ्स को इतने कम बच्चे 12th लेवल पर लेते हैं, सबको अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि शायद एक चीज़ जो बहुत अच्छी मैं दोबारा से रिपीट करनी चाहूँगी, ये टीचर ही है जो बच्चे को उस सब्जेक्ट की नेचर के बारे में सोच प्रदान करता है। आप किसी सब्जेक्ट को डल ड्राई बना दो, आप किसी सब्जेक्ट को मज़ेदार बना दो, ये सिर्फ़ आप ही हो, ये सिर्फ़ आपकी ही एबिलिटी है। आपने उस सब्जेक्ट को सच में जाना है, जाँचा है, समझा है, परखा है, जीवन में उतारा है, तो आपके बच्चे भी उसको उतारेंगे ही। इसी प्रयास के अंतर्गत एक प्रयास डाइट दिलशाद गार्डन की तरफ से किया गया। हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, डॉक्टर अनिल कुमार तिवैतिया सर हैं, उनके निर्देशन में एक मैनुअल टीचर्स के लिए तैयार किया गया, अ मैनुअल ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू मैथमेटिकल कांसेप्ट्स एट प्राइमरी लेवल। इसमें तमाम ऐसी एग्ज़ाम्पल्स और एक्टिविटीज़ हैं, जिसको क्लासरूम प्रोसेस में टीचर यूज़ करके अपने बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकता है। बहुत ही प्राइमरी लेवल के छोटे-छोटे कांसेप्ट लिए हुए हैं, जो हम पहली क्लास से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो और हमारे अगर जो ये आपको जो मैनुअल है हमारे काफ़ी डीएलएड ट्रेनीज़ को भी अवेलेबल है, टीचर्स को भी अवेलेबल है और बहुत जल्दी ये आपको ई-मटीरियल के रूप में भी मिल सकता है। तो मैं चाहूँगी कि ये अपने आप में एक काफ़ी नया मैनुअल आप लोगों के सामने है। यदि आप पढ़ेंगे, हमारे डीएलएड ट्रेनीज़ भी इसको पढ़ेंगे, टीचर्स भी पढ़ेंगे, तो सच में हम उस सब्जेक्ट को जान और समझ पाएँगे और क्लासरूम प्रोसेस में कैसे उसको फ़ॉलो करना है, उसको भी जान और समझ पाएँगे। तो इसमें हमारे प्रिंसिपल सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं चाहूँगी कि अगर जो आप चाहते हैं, तो इसको आप ज़रूर, ज़रूर पढ़ें। तो लास्ट में अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहूँगी और मैं सिर्फ़ यहाँ पर कुछ रेफ़रेंसेस की हमने बात करी है, जहाँ से लिए हैं हमने, हम देख सकते हैं इसको स्लाइड में।
तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बस एक बात मैं कहना चाहूँगी हमारे डीएलएड ट्रेनीज़ के लिए भी, जो भी सुन रहे हैं, शायद कुछ ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा हमको बहुत ज़्यादा बल्की लगा हो या ऐसा लगा हो कि नहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, 2 हमारे पास रास्ते हैं। एक रास्ता है कि जो जैसा है चल रहा है, चलने दो कोई बात नहीं, ठीक है? नहीं मुझको सब्जेक्ट आ रहा है, तो कोई बात नहीं, ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि उस सब्जेक्ट के ना आने से या उस सब्जेक्ट को लेके जो मेरी सोच बनी हुई है, जो शायद सही नहीं है, वो आगे किसी को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो बहुत ज़रूरी है मुझे खुद को चेक करना। आखिरकार हम वुड बी टीचर हैं, हम टीचर हैं, हमें जाना तो रियल फील्ड में ही है। सोच, मेरा डर मल्टीपल हो रहा है, तो चेक करने की ज़रूरत है, नहीं हो रहा सिर्फ़ एक के साथ ही मैं हूँ, ठीक है, मेरी सोच है, मेरे साथ बनी हुई है, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि वो फ़ोबिया, वो सोच ट्रांसफ़र हो रही है बच्चों में, तो प्लीज़ बहुत ज़रूरत है हमको देखने की। नहीं तो ये तो मल्टीप्लाई होता जाएगा और धीरे-धीरे एक ऐसा हो जाएगा कि शायद जो मैथ्स हमने डाला हुआ था, जिस उम्मीद के साथ ये डाला हुआ है, जो वैल्यू डेवलप करने के लिए डाला हुआ है, वो नहीं आ पाएँगे और टीचर का बहुत बड़ा रोल है किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा और मज़ेदार बनाने में और आप लोग बहुत ज़्यादा वर्क करते हो। हमको स्मार्ट वर्क करना है, हमें ये कोशिश करनी है। हम बहुत टीएलएम लेके जाते हैं, हम एसईपी में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर जो हमको लग रहा है एक बार हम वो ये है कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग क्या सच में सब कुछ सही रहा? सब कुछ सही रहा तो बहुत आपको बधाई। यदि नहीं तो प्लीज़ हम अपनी थिंकिंग को रीथिंक करें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, जिससे कि जो शायद कमी आ रही है, जो अधूरापन है, वो अधूरापन ना रह पाए और जो संविधान की चाहना है, वो चाहना आ पाए और एक वैसा समाज बन पाए जो हम चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। सभी सुनने वालों का बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मीरा मैम। आपने बड़े और सरल स्पष्टों में हमारे साथ गहन चिंता के अर्थ, गहन चिंता के हमारे जीवन में महत्व, गहन चिंता के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों और शिक्षा के माध्यम से हम अपने छात्रों में किस प्रकार से गहन चिंतन के कौशल का विकास कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों जैसे दीपा लांबा के अलावा जो अन्य दर्शक हमें देख रहे थे, ये सवाल जो भी थे उन पर बड़े विस्तार से प्रासंगिक संदर्भों के साथ चर्चा की। मैडम, आपके साथ चर्चा के पश्चात हमें स्पष्ट हो गया कि गहन चिंतन का वास्तविक अर्थ, यदि हम आपके शब्दों में ही कहें तो अपनी सोच के बारे में सोच पाना ही गहन चिंतन है, जिसके लिए आवश्यकता है कि शिक्षा के माध्यम से एक बालक की अंतर्दृष्टि का विकास करें, ताकि उसकी रचनात्मकता और सृजनात्मकता के संदर्भ में उसके गहन चिंतन के कौशल को बढ़ावा दिया जा सके। कार्यक्रम के अंत में मैं अपने सभी दर्शकों सहित माननीय निदेशक एससीईआरटी दिल्ली, एकेडमिक हेड एससीईआरटी दिल्ली तथा अन्य माननीय सदस्यों तथा एलएनएस टीम एससीईआरटी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमें इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए मंच प्रदान किया। धन्यवाद।